हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं बीके यादव अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय बीके यादव पर फिर एक बार आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इनकम टैक्स पर चर्चा हो रही है। इससे पहले 2 वीडियो भी इनकम टैक्स पर दिया गया है। आज का जो है इनकम टैक्स का कुछ बेसिक बात है जो हम लोग बात करेंगे। और आप लोग से यह है बात कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इनकम टैक्स में आपको मज़ा आए, समझ में आए, तो ध्यान से सुनिए और अपना नोटबुक कॉपी साथ में लेके बैठिए, कलम लेके बैठिए और उसको जो जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए, है ना। तो इनकम टैक्स का कुछ हम लोग बेसिक बात पहले भी किए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, टैक्सेबल इनकम रेट, टैक्स का रेट, है ना। ये सब पर हम लोग पूर्व में पहले 2 वीडियो में बात किए हैं। चलिए आज फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बात करते हुए जाएंगे। और आज का वीडियो बहुत लंबा होगा और इनकम टैक्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहला बात है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर, है ना। बात क्या है सबसे, कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। तो सामान्यतः कर निर्धारण वर्ष का आशय आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कर निर्धारण वर्ष का आशय 12 माह की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। एक करदाता अपनी गत वित्तीय वर्ष पिछले फिनेंशियल ईयर की आय पर अगले वित्तीय वर्ष में कर चुकाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। कोई करदाता पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर अगले वर्ष कर चुकाता है, जिस वर्ष कर चुकाता है उसको हम लोग बोलेंगे कर निर्धारण वर्ष। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको असेसमेंट ईयर, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं AY, असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 माह की अवधि होगी। और असेसमेंट ईयर जो पिछला साल है, जो इस साल इनकम कमाया है, उसके अगले वर्ष को कहेंगे हम लोग। दूसरा बात है अब प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, है ना। प्रीवियस ईयर, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे गत वर्ष। तो आयकर गत वित्तीय वर्ष यानी प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। यानी इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर की आय पर अगले वर्ष लगाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। लिखिए, लिखना चाहे तो कि आयकर गत वित्तीय वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। वह वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है, वह वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है गत वर्ष कहलाता है। और जिस वर्ष, क्या बोले कि वह वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है वह गत वर्ष कहलाता है। और अगला वर्ष, गत वर्ष के बाद अगला वर्ष जिसमें वह आय कर योग्य होती है वह कहलाता है कर निर्धारण वर्ष। यानी जिसमें हम लोग आय कमाए, ये प्रीवियस ईयर क्या है,
तो आय कमाने वाला वर्ष है, और इसके बाद वाला जो वर्ष होगा वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर, जिसमें कर निर्धारित किया जाता है, कर का भुगतान किया जाता है। वह वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है वह गत वर्ष कहलाता है, और उसके अगले वर्ष जिसमें यह आय करयोग होती है, यह आय का टैक्स दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। यानी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझ गए कि प्रीवियस ईयर जिसमें आय कमाया, और असेसमेंट ईयर उसके अगले वर्ष जिसमें उस आय का टैक्स देना है। यानी इनकम टैक्स में हमेशा पिछले वर्ष की आय पर अगले वर्ष टैक्स दिया जाता है। जैसे कि कोई अगर अभी का जो करेंट ईयर चल रहा है, ये क्या है, 2020-21 है, तो 2020-21 में जो आय कमाएगा उसका टैक्स दिया जाएगा 2021-22 में। तो फिर इस साल किसका टैक्स देंगे हम लोग, तो 2018-19 में जो आय कमाए हैं उसका टैक्स देंगे 2019-20 में, फिर 2019-20 में जो आय कमाएंगे उसका टैक्स देंगे 2020-21 में। तो हम लोग जो अभी बात करेंगे वह होगा हम लोग का आय कमाने वाला वर्ष 2019, हम लोग का आय कमाने वाला वर्ष होगा 2018-19, और हम लोग टैक्स पे करेंगे 2019-20 में। तो ये 19-20 हम लोग का असेसमेंट ईयर होगा। 19-20 में हम लोग को टैक्स पे करना है, टैक्स का निर्धारण करना है किस वर्ष के आय पर, तो 2018-19 के आय पर। तो ये जो 2018-19 वाला वर्ष है इसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर, जिसमें आय कमाई गई है, और 2019-20 जिस पर हम लोग टैक्स पे करेंगे, जिस पर टैक्स का निर्धारण होगा, वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर। अब है करदाता, एसएससी। दूसरा हम लोग का बात है अब करदाता। एसएससी, करदाता। करदाता कौन होगा, तो वह व्यक्ति जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है वह करदाता कहलाता है। वह व्यक्ति जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है वह करदाता कहलाता है। या वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर, ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर इनकम टैक्स लगाने की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है, वह करदाता कहलाएगा। करदाता वह व्यक्ति है जिसको आय पर या जिसको कर चुकाना है। दूसरा करदाता वह व्यक्ति होगा जिसकी आय पर कर की कार्यवाही, कर लगाने की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, उसको हम लोग बोलेंगे करदाता। एक होता है माना हुआ करदाता। ये तो हम लोग समझ गए करदाता कि वह व्यक्ति जिसको कर चुकाना है, या ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर कर लगाने की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है, उसको हम लोग बोलेंगे करदाता। दूसरा होता है माना हुआ करदाता, जिसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड एसएससी। माना हुआ करदाता, डीम्ड एसएससी, डीम्ड एसएससी। ये माना हुआ करदाता कौन है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था जिसको कि कर चुकाना था, उसकी मृत्यु हो गई, तो
करदाता की मृत्यु हो जाने पर करदाता के कानूनी उत्तराधिकारी को माना हुआ करदाता माना जाएगा। यानी जो करदाता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी है वह उत्तराधिकारी टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे माना हुआ करदाता। और तीसरा वर्ड आता है चूक में करदाता। चूक में करदाता है ना। चूक में करदाता आयकर चुकाने के लिए, यदि आयकर चुकाने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वह किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है, टैक्स नहीं चुकाता है, टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को चूक में करदाता माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बैंक मैनेजर है, तो बैंक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को जो वेतन देगा उस वेतन पर टीडीएस काट के, टैक्स काट के सरकारी डिपार्टमेंट में जमा करना है उसको। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी मैनेजर की होगी और वह मैनेजर चूक में करदाता माना जाएगा। तो ये तीनों बात हम लोग समझ गए। करदाता, करदाता ऐसा व्यक्ति जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है, या ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर कर लगाने की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। दूसरा माना हुआ करदाता, तो मृत करदाता के उत्तराधिकारी को माना हुआ करदाता मानेंगे। तीसरा हो गया चूक में करदाता, यानी जो कर चुकाने का जो जिम्मेदारी जिस पर है वह अगर नहीं चुकाता है कर, तो उसको हम लोग चूक में करदाता कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये करदाता में जो व्यक्ति शब्द है वह व्यक्ति शब्द का क्या मतलब है। व्यक्ति, पर्सन, व्यक्ति अंडर सेक्शन 231। व्यक्ति हम लोग किसको बोलेंगे, तो एक एक करके लिखते जाइए। हम बोल रहे हैं व्यक्ति में पहला हो गया एक व्यक्ति नेचुरल, जैसे हम, आप, राधा मोहन, श्याम हरि, जो भी नेचुरल व्यक्ति है। दूसरा फर्म, कंपनी, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कोई लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, लोकल अथॉरिटी जैसे नगर पालिका, महानगर पालिका। कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, जैसे कोई देवी देवता, यूनिवर्सिटी आदि। तो पहला कौन कौन आया व्यक्ति में, एक व्यक्ति नेचुरल, दूसरा फर्म, उसके बाद कंपनी, है ना, उसके बाद एचयूएफ, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। तो इसका मतलब व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, एचयूएफ, है ना। उसके बाद व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संघ, स्थानीय सत्ता, स्थानीय सत्ता जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर पालिका। वैधानिक व्यक्ति, वैधानिक न्यायिक व्यक्ति, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, जैसे कोई देवी देवता मूर्ति वगैरह वगैरह। ये सब जो है करदाता माना जाता है, सबको अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है। तो टैक्स किसका देना है, इनकम का। तो इनकम
पर टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। तो यह इनकम टैक्स जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया और वसूल किया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण डायरेक्ट टैक्स है। प्रत्येक वर्ष जो केंद्रीय बजट पेश होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, उस बजट में प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, उस बजट में आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। आयकर, इनकम टैक्स, अब आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। इनकम टैक्स आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा, यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर में कमाई गई कर योग्य आय पर निर्धारित दर से चुकाई जाती है। क्या बोले कि आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है जो प्रत्येक करदाता द्वारा वर्ष भर में कमाई गई कर योग्य आय पर निर्धारित दर से चुकाया जाता है। ये कर का दर क्या है? तो असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए पिछले वीडियो में आयकर की दरें बताई गई है, प्रोग्रेसिव रेट बताया गया है। तो जो आयकर की दर या जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो अवश्य देख लें। चलिए, आयकर तो हम लोग समझ गए। आयकर जो है करयोग आय में किसी व्यक्ति करदाता की जो करयोग आय होती है, उस करयोग आय में से जो टैक्स फ्री लिमिट है, वह टैक्स फ्री लिमिट घटाने के बाद जो शेष बचता है, उस शेष इनकम पर निर्धारित दर से लगाया जाता है ना। तो हम लोग आयकर समझ गए कि आयकर प्रत्येक वर्ष लगाया जाएगा करदाता के वार्षिक करयोग आय पर निर्धारित दर से। यह आयकर कौन लगाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। चलिए, आयकर कौन देगा? तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, आप सवाल लिख सकते हैं, आयकर किसे देना होता है, यह है सवाल। तो उसका जवाब है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी गत वर्ष में कर योग्य आय, जिसकी गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल इनकम टैक्स फ्री लिमिट से अधिक है, उसको टैक्स देना है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी गत वर्ष की कर योग्य आय, गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर, जो अभी हम लोग पहले चर्चा किए हैं, प्रीवियस ईयर की कर योग्य आय टैक्स फ्री लिमिट से अधिक है। टैक्स फ्री लिमिट कितना है सामान्य महिला पुरुष के लिए? याद करिए। तो पिछला वीडियो में बताया गया था कि सामान्य महिला पुरुष के लिए टैक्स फ्री लिमिट 2.5 लाख तक है, यानी 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से जो अधिक इनकम होगा उस पर निर्धारित दर से टैक्स लगेगा।
तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लिख लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा करदाता की करयोग आय निकालने, पहला बात करयोग आय निकालने, दूसरा उस पर कर की गणना करने, और तीसरा कर की राशि वसूल करने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग। यानी करदाता की करयोग इनकम की गणना करने, टैक्सेबल इनकम निकालने, उस पर टैक्स कैलकुलेट करने और टैक्स वसूल करने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहा जाता है, आयकर विभाग कहा जाता है। यह आयकर विभाग केंद्रीय सरकार की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नियंत्रण में कार्य करती है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वह फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, फिनांस मिनिस्ट्री के नियंत्रण में होता है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, उसके अंतर्गत आता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके नियंत्रण में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना कार्य करती है। चलिए, अच्छा हम लोग एक बात और जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा हर साल बजट पेश किया जाता है, ये तो हम लोग सुने ही हैं। तो सामान्यतः फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल संसद में लाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वित्त विधेयक, फिनांस बिल। जब वह फिनांस बिल पास हो जाता है संसद से, तो वही फिनांस बिल बन जाता है वित्त अधिनियम, फिनांस एक्ट। यानी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वित्त अधिनियम, फिनांस एक्ट। तो उसमें यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में संसद में एक विधेयक, बिल पास कराया जाता है, बिल लाया जाता है। वह बिल को बोलते हैं हम लोग फिनांस बिल। जब वह फिनांस बिल पास हो जाता है तो वही फिनांस बिल बन जाता है वित्त अधिनियम, फिनांस एक्ट। उसी में प्रत्येक वर्ष कर की दरों में क्या परिवर्तन होगा, कर की दर, टैक्स का रेट बढ़ेगा, घटेगा, संशोधन होगा या नहीं होगा, है ना, वो सारा चर्चा उसी फिनांस एक्ट में किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि फिनांस बिल जो पास होता है उसी में टैक्स का रेट बढ़ेगा या घटेगा ये पास कराया जाता है। अगर रेट के बारे में कोई संशोधन नहीं किया गया है टैक्स का, तो जो पिछला संशोधन है यानी पिछले साल का जो फिनांस एक्ट है वही एक्ट संशोधित रूप में अगले वर्ष भी लागू होता है। तो बात हम लोग यहाँ पर क्या क्या समझे अभी, इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिनांस एक्ट, है ना, ये सब आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक लिख के रखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। 2-4 बात और कर लेते हैं कि ये इनकम टैक्स जो है केंद्र सरकार के द्वारा चुकाया गया एक डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा कि इनकम टैक्स केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया और
वसूल किया जाता है। तीसरा बात कि यह प्रीवियस ईयर की कर योग्य आय पर लगाया जाता है। उसके बाद आयकर प्रत्येक करदाता को देना है। उसके बाद आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष में आयकर की गणना प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में उस साल की प्रचलित रेट के आधार पर किया जाता है। यानी जिस साल टैक्स लगाना है उस कर निर्धारण वर्ष में जो टैक्स का रेट है उसके आधार पर लगाया जाता है। क्यों? तो टैक्स का रेट जो है हर असेसमेंट ईयर में बढ़ सकता है, घट सकता है। तो जिस असेसमेंट ईयर में टैक्स लगाना है उस साल का जो करंट रेट है उसके आधार पर लगाया जाएगा टैक्स। आयकर का भुगतान चालू कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। यानी असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स का पेमेंट करना है। अब दूसरा है कि इनकम टैक्स की राशि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाएगा। तो क्या उसमें राज्य सरकार को हिस्सा मिलता है? जैसे हम लोग अपना सरकार जानते हैं कि केंद्र में सरकार है, फिर राज्य स्तर पर सरकार है, राज्य सरकार। तो क्या इनकम टैक्स में राज्य सरकार को हिस्सा मिलता है? तो हाँ, भले इनकम टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, लेकिन इसमें एक निश्चित हिस्सा राज्य सरकार को भी मिलता है, परंतु वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। यानी फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग में जो रूल निर्धारित किया गया है उसमें जो सिफारिश की गई है उसके आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आयकर को आपस में बांटता है। परंतु कंपनी के द्वारा जो टैक्स चुकाई जाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स, उस कॉरपोरेट टैक्स का बंटवारा नहीं होता है, उसको केवल केंद्र सरकार लेता है। उसके बाद हम लोग जब टैक्स का रेट दिखा रहे थे तो उसमें एक चीज लिखे थे हम, सरचार्ज, अधिभार। तो ये अधिभार की राशि का बंटवारा नहीं होता है, वह अधिभार पूरे केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद है एजुकेशन सेस, शिक्षा उपकर। हम लोग इनकम टैक्स का जो स्लैब देखे थे उसमें इनकम टैक्स निर्धारित दर से तो लगाया ही जाता है। उसके अलावा यदि इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक होता है तो 10% सरचार्ज होता है। यदि इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो 15% सरचार्ज होता है। उसके अलावा एजुकेशन सेस और हेल्थ के लिए 4% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर। तो क्या क्या बात किए? 3 बात। कॉरपोरेट टैक्स यानी कंपनी के द्वारा जो टैक्स चुकाया जाता है, दूसरा सरचार्ज, और तीसरा एजुकेशन सेस, शिक्षा उपकर। ये तीनों को केवल अकेले केंद्र सरकार लेता है, उसका बंटवारा नहीं होता। आयकर की दरें क्या क्या है वो तो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए हैं, देखे हैं। अगर जो बच्चे आयकर की दरें नहीं लिखे हैं, नहीं देखे हैं, तो कृपया वो पिछला वीडियो देख लें। चलिए आज हम लोग फिर आगे बात करते हैं कि आयकर लगाने का उद्देश्य क्या है, क्यों आयकर लगाता है सरकार, उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसमें मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहला कि ये जो इनकम टैक्स है ये सरकार की, देश की सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। यानी पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह आय का अस्थाई साधन है, परमानेंट सोर्स है।
दूसरा, आर्थिक विषमताएं दूर करना। आर्थिक विषमताएं दूर करना मतलब कि भारत का जो समाज है, यहाँ पर कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं। तो ये समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए, समाज में अमीरी और गरीबी की खाई को कम करने के लिए इनकम टैक्स लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि विनियोग को और बचत को प्रोत्साहन देना। तो इनकम टैक्स में विभिन्न प्रकार की छूट दी गई है, डिडक्शन दिया गया है। कर योग्य आय में से कुछ निर्धारित दर से निर्धारित छूट दी गई है। जैसे कोई व्यक्ति अगर LIC करता है, जीवन बीमा करता है, तो उस जीवन बीमा में 1.5 लाख तक का छूट मिलता है। तो लोग क्या करता है, टैक्स से छूट लेने के लिए इंश्योरेंस कराता है। तो इंश्योरेंस कराता है तो क्या होता है, उसका बचत बढ़ता है। तो यहाँ बचत को बढ़ाना भी एक सरकार का उद्देश्य है। चौथा बात है कि जब बचत करेगा तो फिर बचत से क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा। तो पूंजी निर्माण करना भी एक उद्देश्य है सरकार का। यानी आयकर लगाने का 4 मुख्य उद्देश्य है। पहला कि यह सरकार की आय का अस्थायी साधन है। दूसरा, समाज का जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करना। तीसरा, बचत को, विनियोग को प्रोत्साहन देना। और चौथा, पूंजी निर्माण करना। ये 4 मुख्य उद्देश्य है टैक्स लगाने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा इनकम टैक्स एक्ट का बात करते हैं, है ना। आयकर का संक्षिप्त इतिहास भारत में, तो इसमें 2 कैटेगरी है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 को। तो 1947 से पूर्व का और 1947 के बाद की स्थिति। तो सबसे पहले जो टैक्स लगाया गया था वह 1860 ईस्वी में लगाया गया था। और पहला इनकम टैक्स एक्ट 1866 में बना। फिर उसमें समय समय पर संशोधन भी हुआ। 1918 में, 1922 में संशोधन हुआ। और जब भारत फिर आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारत में इनकम टैक्स के लिए कई तरह के आयोग की स्थापना की गई, कमेटी समिति की स्थापना की गई। और उन आयोगों एवं समितियों की सिफारिशों के आधार पर एक अधिनियम बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं आयकर अधिनियम, जो 1961 में तैयार हुआ। इसलिए नाम ही दे दिया गया आयकर अधिनियम 1961, जो कि 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में लागू है, जम्मू एवं कश्मीर सहित। यानी अभी जो वर्तमान में हम लोग का आयकर लागू है वह है आयकर अधिनियम 1961। चूंकि जैसे अभी हम लोग पहले बात किए कि हर साल एक वित्त विधेयक पास होता है, वित्त अधिनियम पास होता है, जिसमें हर साल कुछ न कुछ संशोधन होता है आयकर में। तो इनकम टैक्स एक्ट जो एक्ट 1961 जो बना है उसमें भी संशोधन हुआ है, संशोधन होते रहा है ना।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आय इनकम के बारे में क्या बताया गया है। इनकम आय अंडर सेक्शन 224 आय। तो आयकर अधिनियम 1961 में आय शब्द का कोई फिक्स परिभाषा नहीं दिया गया है, बल्कि केवल अंडर सेक्शन 224 में केवल यह बताया गया है कि आय में क्या क्या शामिल होगा, यानी आय में क्या क्या शामिल की जाएगी। तो इनकम आय में क्या क्या शामिल होगा, तो चलिए बात करते हैं, लिखते जाइए आप लोग। आय में सबसे पहला होगा लाभ, प्रॉफिट। दूसरा लाभांश, डिविडेंड। तो लाभांश में क्या है कि घरेलू कंपनी का लाभांश टैक्स फ्री है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की जो संस्था है जैसे खेलकूद संघ वगैरह वगैरह, उनको जो चंदा से आय होता है। पहला हो गया लाभ, लाभांश, चंदे से आय। कर्मचारियों को प्राप्त अनुलाभ, भत्ता, पूंजी लाभ, हानियों के संबंध में प्राप्त क्षतिपूर्ति, स्वीकृत डूबत ऋण की वापसी, व्यापार से आय, फर्म से प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस से आय, लॉटरी, जुआ, हॉर्स रेस, बाजी, सट्टा आदि से जीती गई राशि, पीएफ या सुपर एनुएशन फंड की में बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, लेकिन ये अनुदान के साथ कुछ शर्तें लागू होती है। तो ये सब आय है। क्या क्या बोले, पहला लाभ, लाभांश, चंदे से आय, अनुलाभ, कर्मचारियों को प्राप्त अनुलाभ, भत्ता, पूंजी लाभ, हानियों के संबंध में क्षतिपूर्ति, व्यापार से आय, फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन से आय, लॉटरी, जुआ, क्या बोलते, सट्टा से जीती गई राशि, है ना। ये सब क्या है, आय है। यानी इस प्रकार आय शब्द एक व्यापक अर्थ रखता है। आय शब्द एक व्यापक अर्थ रखता है। इसमें वे सभी प्राप्तियों एवं लाभ को, आय एक व्यापक अर्थ रखता है। इसमें वे सभी प्राप्तियों एवं आय को शामिल किया जाता है जो आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार आय के रूप में माने जाते हैं। ठीक है। आय में उन सभी प्राप्तियों एवं लाभ को आय की श्रेणी में रखा जाता है जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जिसको आय माना जाता है। तो मुख्य क्या क्या आता है वो तो हम लोग चर्चा कर ही ली, है ना। तो कोई भी व्यक्ति है या करदाता है, उसको आय किस प्रकार प्राप्त होता है या आय की गणना का आधार क्या है ना। चलिए ये हम लोग आज मेन टॉपिक बात करेंगे, आयकर की गणना का आधार, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इनकम टैक्स। जो बच्चे लिखने चाहते हैं वो लिख सकते हैं।
लिखिए हेडिंग में आयकर की गणना का आधार। आयकर की गणना का आधार। प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इनकम टैक्स। लिख लिए। सबसे पहले लिखिए नंबर 1, एक व्यक्ति के आय को, एक व्यक्ति के संपूर्ण आय को 5 शीर्षकों में बांटा गया है, 5 हेड्स में बांटा गया है। एक व्यक्ति के समस्त इनकम्स को, समस्त आयों को 5 शीर्षकों में बांटा गया है। लिख लिए। जिसमें से नंबर 1 है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इसके अलावे, इस 4 हेड के अलावे जितना भी इनकम आता है उसको हम लोग रखते हैं अलग हेड में, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी पहला बात क्या बोले कि एक व्यक्ति के समस्त आय को 5 भागों में, 5 शीर्षकों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। अब आइए दूसरा बात, लिखिए पॉइंट नंबर 2 कि आयकर की गणना का ये पहला पॉइंट है, किस प्रकार की जाएगी। दूसरा पॉइंट है ग्रॉस टोटल इनकम की गणना। दूसरा में आप लिखिए यहां ग्रॉस टोटल इनकम की गणना। ग्रॉस टोटल इनकम की गणना। पहला बात बताया गया कि इनकम को 5 हेड में बांटा गया है। दूसरा पॉइंट आएगा ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है व्यक्ति का। तो ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। तो अभी जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इनकम को 5 हेड में बांटा गया है, तो इस पांचों के इनकम को एक एक करके निकाला जाएगा और जोड़ा जाएगा कि किसी व्यक्ति को सैलरी से कितना इनकम हुआ, किसी व्यक्ति को हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम हुआ, बिजनेस या प्रोफेशन है तो उससे कितना इनकम हुआ, कैपिटल गेन से कितना इनकम हुआ और अदर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से कितना इनकम हुआ। ये हम लोग पांचों को जोड़ देंगे, ये कहलाएगा हम लोग का ग्रॉस टोटल इनकम, यानी A + B + C + D + E
ये सब को जोड़ देंगे, यही कहलाता हम लोग का ग्रॉस टोटल इनकम। यानी सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि व्यक्ति के इनकम को 5 भाग में बांटा गया है। उसके बाद दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। उसके लिए पांचों हेड के इनकम को अलग अलग निकाल के जोड़ लेना है, पांचों हेड से कितना इनकम हुआ। ठीक है, उसके बाद अब लिख सकते हैं आप तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या करते हैं, लिखिए पॉइंट नंबर 3, ग्रॉस टोटल इनकम में से अंडर सेक्शन 80 की कटौतियां डिडक्शन घटाया जाना। पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा कि ग्रॉस टोटल इनकम में से अंडर सेक्शन 80 की कटौतियां घटाया जाना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि ये जो दूसरा में हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकाले, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से जो कटौती डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 80। दूसरा बात क्या किए थे हम लोग, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लिए। तीसरा पॉइंट में क्या होता है कि इस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन घटाया जाता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये 80C से 80U के अंतर्गत कुछ डिडक्शन दिया गया है, इसको हम लोग घटा देते हैं तो ये घट के निकलता है हम लोग का टोटल टैक्सेबल इनकम। क्या निकल जाता है सर, टैक्सेबल इनकम। यानी आयकर निकालने के लिए प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले व्यक्ति की जितना इनकम है उसको 5 भाग में बांटा गया है। उसके बाद दूसरा में क्या करते हैं, व्यक्ति का ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। उसके बाद तीसरा में क्या करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन दिया जाता है वो डिडक्शन काट के टैक्सेबल इनकम निकालते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है कि इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स निकाला जाता है। चौथा बात है टैक्स निकालना। तो टैक्स किसका निकालेंगे, ये जो हम लोग टैक्सेबल इनकम यहां पर निकाले हैं, इस टैक्सेबल इनकम पर निर्धारित दर से टैक्स की गणना की जाती है। असेसमेंट ईयर में जैसे हम लोग बात करेंगे असेसमेंट ईयर 2019-20 का, तो असेसमेंट ईयर 2019-20 में जो इनकम टैक्स का रेट निर्धारित किया हुआ है, उस निर्धारित रेट से इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स निकाला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, चौथा स्टेप में, चौथा हो गया पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप में क्या होगा कि एडवांस टैक्स एंड टीडीएस घटाना, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस घटाना। ये जो हम लोग यहाँ पर टैक्स निकालेंगे निर्धारित दर से, इसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस टैक्स। टैक्सेबल इनकम पर जो निर्धारित दर से टैक्स निकाला जाएगा उसको बोला जाएगा ग्रॉस टैक्स। और इस ग्रॉस टैक्स में से कोई व्यक्ति अगर एडवांस टैक्स दिया है तो वो एडवांस टैक्स घटा दिया जाएगा। अगर कोई टीडीएस है तो वो घटा दिया जाएगा। घट के जो शेष बचेगा वह शेष राशि सरकार को देय होगी, वह शेष टैक्स ही सरकार को पे किया जाएगा। तो हम लोग टैक्स निकालने का प्रोसेस समझ गए हैं कि किसी व्यक्ति करदाता की आय को 5 भाग में बांटा गया। पहला
है ना। पहला बात है कि 5 भाग में बांटा गया है। उसके बाद दूसरा में क्या किए, ग्रॉस टोटल इनकम निकाले। तीसरा में क्या किए, टैक्सेबल इनकम निकाले। चौथा में क्या किए, उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स निकाले। और पांचवा में क्या है कि जो एडवांस टैक्स है, टीडीएस वगैरह है, उसको घटा के जो शेष नेट बचेगा वो सरकार को पे किया जाएगा। तो ये है हम लोग का इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे, किस प्रकार निकाला जाता है, उसका कहानी है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे करदाता का रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर टैक्स लायबिलिटी कैसे निर्धारित करते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। और आप लोग से ये अपेक्षा रहेगा कि यदि वीडियो पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।